Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome back to my YouTube channel. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे with the next topic from chapter number 6, that is your thermodynamics. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी जिसमें हमने स्टडी किया था अबाउट द सिस्टम एंड द टाइप ऑफ सिस्टम. इस लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे with the further new topics which are helpful to study the real life examples. So today our next topic is macroscopic properties and macroscopic systems. Write down the macroscopic properties and macroscopic system. हमें पता है हम लोग चैप्टर सेकंड में कर चुके हैं मैक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस है. माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में वो पार्टिकल्स आते हैं जिनका साइज बहुत छोटा होता है, जो एटम्स और एटम के अंदर के पार्टिकल्स होते हैं. यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स की, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज इन स्पाइट ऑफ माइक्रोस्कोपिक. आपको याद होगा ये दो टर्म्स थी, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक. जिसको अभी इन टर्म्स का बेसिक नहीं पता है, देख लीजिए दो वर्ड्स, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक. माइक्रो फॉर, जैसे आपको याद रखना, अगर तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो बहुत छोटे पार्टिकल्स जो हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते, वो टर्म आती है माइक्रोस्कोपिक में. और हम लोग करेंगे मैक्रोस्कोपिक, जो हमारी लाइफ में डेली के साथ लिंक अप है, जो चीज़ें हमें विजिबल होती हैं विद आवर नेक्ड आइज. राइट, तो टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एंड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. राइट डाउन a system which contains large number of chemical species like atoms, ions, molecules, etc. is called as a microscopic. A system which contains large number of chemical species like example atoms, ions, molecules, etc. are called as macroscopic system. The properties associated with the macroscopic system are called as macroscopic properties. For example, temperature, जिसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं, प्रेशर, इसको हम कैपिटल पी से लिखते हैं, देन वॉल्यूम वी यूज वी, देन सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी, एक्सेट्रा. और ये सारे टर्म्स आप लोग अब पढ़ चुके हो. चैप्टर नंबर 5 में हमने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था. वी डिड विस्कोसिटी, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम. तो ये सारे टर्म्स हमें पता है, किस टर्म का क्या इफेक्ट है कौन सी कंडीशन पे, वो भी हमें पता है. तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के साथ लिंक होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम वो होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्पीसीज होती हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया वो चीज़ें जो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं. तो अगर पार्टिकल ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी तो हमें नेक्ड आई से विजिबल होंगे. राइट, तो ये था आपका टॉपिक आज का पहला, macroscopic properties and macroscopic system. Right, the next topic is state of the system and state variable. Write down the next topic. Next topic is state of the system and state variables.
Write down the next topic. State of the system and state variables. ओके, सबसे पहले बात करेंगे सिस्टम की. सिस्टम हम पढ़ चुके हैं क्या होता है. जिस चीज़ को हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं वो सिस्टम है. टाइप ऑफ सिस्टम हमने कर लिया था. तो स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब सिस्टम कौन सी स्टेट में है, और स्टेट ऑफ वेरिएबल कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो विद चेंजिंग द कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, राइट. तो राइट डाउन, स्टेट ऑफ द सिस्टम मीन्स द कंडीशन व्हेन द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैव डेफिनाइट वैल्यू. जब वैल्यूज जो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वो फिक्स्ड होंगी, उस टाइम पे हमारे पास जो सिस्टम की स्टेट है वो हम डिफाइन कर सकते हैं. एनी चेंज इन द प्रॉपर्टी changes the state of the system. So these properties are also called as स्टेट वेरिएबल्स, क्योंकि वो स्टेट को चेंज करने में हेल्प करती है तो उनको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एट STP एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट 400 Kelvin एंड 1 atmosphere pressure are the two different states of the system. तो इन दो डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर जो सिस्टम है हमारा, उसकी जो स्टेट है वो डिफरेंट होगी बिकॉज कंडीशंस डिफरेंट है. तो वेरिएबल स्टेट हो रही है यहाँ पे, चेंज हो रही है स्टेट बिकॉज ऑफ द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज चेंजिंग, राइट. सो दिस इज द टॉपिक स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. Write down the next topic. Extensive properties and intensive properties. Right? इसके बारे में पहले लिख लो, फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ. Extensive properties. Write down. Properties which depend upon the quantity of the matter. Properties which depend upon the quantity of the matter taken in the system are called extensive properties. For example, mass, volume, energy, heat capacity, etc. These all are extensive properties. Write down the next, intensive properties. These are the properties which depends upon the nature of the matter but are independent of the quantity of the matter. For example, temperature, pressure, density, viscosity, surface tension, EMF of the cell, pH value, etc. तो आपने पढ़ा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर जो भी हमने सिस्टम में लिया है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है जो डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है बट वो मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, राइट. तो आपको ये याद रखने के लिए मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता देती हूँ. जब बात होगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की, राइट, इंटेंसिव से याद रखना इंडिपेंडेंट. इंटेंसिव मीन्स इंडिपेंडेंट. तो वो प्रॉपर्टीज जो मैटर की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती वो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर में आप लोग बात करो बॉइलिंग पॉइंट, राइट. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सबको पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. अब ऐसा नहीं है भी मैंने 1 लीटर वाटर लिया, उसको बॉइल किया, उसका बॉइलिंग पॉइंट 90 आ रहा है, और जो मैंने
हाफ कप वाटर लिया, उसको बॉईल किया तो उसका बॉइलिंग वाटर जी 120 आ रहा है। नहीं, आप जितनी मर्जी क्वांटिटी लो वाटर की बॉईल करने के लिए, जब आप उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करोगे तो इट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस। और सेम उसी तरह अगर आप उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करोगे वो भी सेम रहेगा। सिमिलरली अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी सब्सटेंस का आपको मास और वॉल्यूम पता तो उसकी डेंसिटी फिक्स रहेगी। मैटर चेंज होने से डेंसिटी चेंज नहीं होती। तो वो प्रॉपर्टीज जो इंडिपेंडेंट है क्वांटिटी पे, दोज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव मीन्स इंडिपेंडेंट। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है क्वांटिटी के ऊपर। अगर क्वांटिटी कम है तो प्रॉपर्टी कुछ और होगी, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो प्रॉपर्टी कुछ और होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल रही हूँ ½ kg ऑफ पाउडर, राइट, ऑफ एनी पाउडर, हल्दी पाउडर, एनीथिंग लाइक, तो ½ kg हल्दी पाउडर की क्वांटिटी अलग होगी, 1 kg हल्दी पाउडर की क्वांटिटी अलग होगी। तो क्वांटिटी चेंज होने से प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो दैट मीन्स दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, those properties are in extensive properties, and those properties which does not depend upon the quantity, those are intensive properties. So I guess आपको extensive और intensive में proper clear है सब टॉपिक। अब आपका काम है इस टॉपिक पे, माइक्रोस्कोपी कर लिया हम लोगों ने, then we did system, state variables, then we did extensive and intensive properties, right? अब एक होमवर्क है आपका इस टॉपिक के बाद, write down the difference between extensive and intensive properties. Write down the difference between extensive and intensive properties. Difference between extensive and intensive properties. और एक चीज, try to write down minimum 3 difference, 3 पॉइंट लिखने हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम डिफरेंस लिखते हैं तो मेक श्योर डिफरेंस हमेशा पार्टीशन में लिखे जाएं। डिफरेंशिएट डिफरेंस हमेशा हम पार्टीशन में लिखते हैं, तभी आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है पेपर पे, राइट। तो मैं आपको साथ साथ टिप्स भी देती जाऊंगी जिससे आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हो इन केमिस्ट्री। सो ये चीज़ें जो टिप्स साथ में दे रही हूँ वो संभाल के रखना, आपकी हेल्प होगी आगे, राइट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, after extensive and intensive properties, our next topic is state function. Write down state function. Yeah. Any thermodynamic quantity which depends upon the state of the existence of the system but independent of the manner how that state is achieved is called a state function. कोई भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, राइट, किसी भी तरीके से आप लोग प्रोडक्ट फॉर्म कीजिए, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो स्टेट पे डिपेंड करती है, दैट इज अ स्टेट फंक्शन। और इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से, इसकी 2 डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, जो आपको इजी लगे आप लिख सकते हो। एनी प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, any property whose value depends upon the initial and final state of the system and is independent of the manner how that state is achieved is called state function.
मतलब ये है कि आपको बोल दिया गया कि आपको ये काम करना है, आप किसी भी तरीके से वो काम कीजिए, हमें मतलब है इनिशियल और फाइनल स्टेट के साथ मतलब हमारा काम होना चाहिए, दैट इज अ स्टेट फंक्शन, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्टेट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल इंटरनल एनर्जी, इसका सिंबल है U। सेकेंड एग्जाम्पल है इंथैल्पी, इसका सिंबल है H। थर्ड एग्जाम्पल है एंट्रोपी, इसका सिंबल है S और इसको कैपिटल S ही लिखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्री एनर्जी, सिंबल कैपिटल G। नेक्स्ट प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा, राइट। तो ये वो चीज़ें हैं जो स्टेट फंक्शंस हैं, जो स्टेट पे डिपेंड करती हैं और पाथ पे डिपेंड नहीं करती, राइट। स्टेट फंक्शन अगर आपको मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो आपको आपके मदर और सिस्टर ने मार्केट में कुछ लेने भेजा है और आपको किसी भी मीन से वहाँ जाना है, दैट डजेंट मैटर। मतलब अगर आप उनको बोलोगे कि आपने हमें ये सामान लेने के लिए भेजा है और मुझे जाने और आने में इतना खर्चा होगा, तो उनको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस अपनी चीज़ चाहिए, दैट इज़ अ स्टेट फंक्शन, राइट। पर अगर आपको बोला जाए कि आपको ये चीज़ लेके आनी है और आपको कम से कम टाइम पे घर पहुंचना है, राइट, दैट विल बी योर पाथ फंक्शन, कि अगर आप रास्ता कम चूज करोगे तो आप जल्दी पहुंचोगे, ओके। उस टाइम पे इनिशियल और फाइनल स्टेट में डिफरेंस रहेगा, उस टाइम पे हमारी जो चीज़ है वो हमें पाथ पे डिपेंड करती है। और अगर मैं सिंपल बोलूँ तो स्टेट फंक्शन मीन्स हमें बर्फ़ को पानी बनाना है और पानी को बर्फ़ बनाना है, राइट। एक इनिशियल स्टेट है, एक फाइनल स्टेट है। अब बर्फ़ से पानी बनने में या पानी से बर्फ़ बनने में जितना भी टाइम लगे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस मटेरियल चाहिए, प्रोडक्ट और फाइनल रिएक्टेंट, राइट। फाइनल प्रोडक्ट एंड द इनिशियल रिएक्टेंट, हमें उससे मतलब है जितना मर्जी टाइम लगे, कोई भी मेथड चूज़ करो, चाहे आप उसको रूम टेम्परेचर पे रख के मेल्ट कर लो आइस को, चाहे आप लोग उस आइस को हीट करके मेल्ट करो, डजेंट मैटर। जितनी मर्जी बिजली वेस्ट हो, जितना मर्जी टाइम वेस्ट हो, जितनी मर्जी हीट वेस्ट हो, ओके, उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन, जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट इज इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, राइट। तो ये है एग्जाम्पल स्टेट फंक्शंस की, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आगे चैप्टर में स्टडी करनी है। इंटरनल एनर्जी कैपिटल U, इंथैल्पी कैपिटल H, एंट्रोपी कैपिटल S, फ्री एनर्जी कैपिटल G एंड प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, राइट। सो इस सब के बाद नीचे लिखना, इट शुड बी नोटेड दैट वर्क, दैट इज W and Q means heat. W is for work and Q is for heat. Work and heat are not state functions, they are path functions. और अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, जब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे स्टेट फंक्शंस के बाद पाथ फंक्शंस। पर होते क्या पाथ फंक्शंस? जो स्टेट पे डिपेंड नहीं करते, पाथ पे डिपेंड करते हैं, राइट। तो पाथ फंक्शन में लिख लीजिए डेफिनेशन, स्टेट फंक्शन हो गया दोज फंक्शंस विच डिपेंड अपॉन द पाथ बाय विच द फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड आर नोन एज पाथ फंक्शंस। अब हम इसके बाद एग्जांपल लिख लेते हैं एक। फॉर एग्जांपल internal energy of 1 mole of carbon dioxide at STP is the same irrespective of the manner how carbon dioxide is obtained or produced. Hence internal energy is a state function. For example, अगर आपसे किसी ने पानी मांगा है, राइट, यहाँ पे आपको एक और अच्छी एग्जाम्पल मिल जाएगी। अगर आपसे किसी ने पानी मांगा है, उसने आपको कंडीशन नहीं दी है कि पानी फ्रिज का चाहिए या नॉर्मल वाटर चाहिए या कौन सा चाहिए, तो आपकी सबसे पहली कोशिश यही होती है कि आपके नियर अबाउट जो भी है वाटर आप वो दे दो, राइट। उस टाइम पे
हमें प्रोडक्ट से मतलब है, हमें फाइनल स्टेट चाहिए, हमें वाटर चाहिए। बट अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया गया कि हमें वहाँ पे पड़ा हुआ गिलास है पानी का वो चाहिए, या वहाँ पानी पड़ा है वो चाहिए, उस टाइम पे आपको पाथ बता दिया गया है कि आपको इसी रास्ते पे जाना होगा, आपको वो चीज़ लेके आनी है। दैट इज़ अ पाथ फंक्शन, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक और बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आपको अमृतसर पहुँचना है, ओके। आपको गुरदासपुर से जाना और अमृतसर पहुँचना, और आपको ये नहीं बोला गया आप किस रास्ते से जाएंगे, तो आप कोई भी रूट फॉलो कर सकते हैं, राइट। उस टाइम पे अगर आपको पोजीशन बता दी गई है, लोकेशन, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम गुरदासपुर एंड यू हैव टू बी देयर एट अमृतसर। आपको टाइम नहीं बताया गया, आपको सिर्फ इतना बोला आपको वहाँ पे पहुँचना है, आप जितना मर्जी पैसा खर्च कीजिए, राइट। दैट विल बी योर स्टेट फंक्शन। बट अगर आपको बोल दिया गया कि आपको इतने टाइम में वहाँ पहुँचना है, या फिर आपको अगर इस रास्ते को फॉलो करके पहुँचना है, उस टाइम पे जो आपको बताई गई चीज़ है, दैट विल बी योर पाथ फंक्शन। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल मुझे अभी तक तो कोई मिल नहीं गई है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक, पाथ फंक्शन क्या है और स्टेट फंक्शन क्या है। जो चीज़ें रिएक्टिंग से प्रोडक्ट बनाते टाइम हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट से मतलब हो, उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। और जिन चीज़ों में हमें रूट से मतलब हो, दैट विल बी योर पाथ फंक्शन। जहाँ पे हमारी जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट पे नहीं है बट पाथ पे है, कौन से रास्ते से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट विल बी योर पाथ फंक्शन, राइट। सो इसके साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का। राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। सो लिखो, द ऑपरेशन विच bring out the changes, the operation which bring out the changes in the state of a system is called as a thermodynamic process, and the various thermodynamic processes are, write down the different types of thermodynamic process. Number 1, isothermal process. Number 2, isobaric process. Number 3, isochoric process. Number 4, adiabatic process. Number 5 and number 6. Number 5, reversible process. Number 6, irreversible process. तो ये है हमारे पास 6 प्रोसेसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स: आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप ऐसे ही पहले थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की डेफिनेशन लिखने के बाद ये 6 टाइप लिख लीजिए। अब इनको 1 बाय 1 कवर करेंगे, और आपको मैं ट्रिक भी बता दूँ इनको याद कैसे रखना है। राइट डाउन these 6 processes. Now we will explain one by one. Write down the first process, that is isothermal process. Isothermal process, a process in which temperature remains constant, is known as isothermal process. That is dt is equals to 0. Change in temperature will be 0. और आइसो का मतलब आपको पता है सेम, और थर्मल मीन्स हीट। सो isothermal process, same heat, same temperature, right? Because thermal related with thermometer related with heat. तो आपको पता हम लोग इस चैप्टर में स्टार्ट जब हमने किया था थर्मोडायनेमिक्स कल के लेक्चर में, तो हमने यही पढ़ा था उसमें कि वी विल स्टडी द चेंजेस ऑफ हीट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट। तो सेम
or constant temperature, that is isothermal process, that is dt is equals to 0. Second process, isobaric process. So write down a process in which pressure remains constant is isobaric process. अब आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में टेम्परेचर प्रेशर कवर किया था, वहाँ पे हमने यूनिट पढ़ी थी प्रेशर की बार, तो वहाँ से ये टर्म बनी है आइसोबारिक प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. Write down the third process, isochoric process, a process in which volume remains constant, that is dV is equals to 0. कोरिक वर्ड यूज होता है वॉल्यूम के लिए, राइट. आफ्टर दैट राइट डाउन द फोर्थ एडियाबैटिक प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच नो हीट इज अलाउड टू एंटर और टू लीव द सिस्टम is known as a adiabatic process, means heat change will be 0, that is dq equals to 0. तो ये जो dq टर्म है dt टर्म है आप लोगों ने मेडिकल वालों ने तो मैथ्स नहीं किया, बट आप फिजिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहे हो जब आप लोग रिएक्शंस वो करते हो डेरिवेशंस, और नॉन मेडिकल वालों ने डिफरेंशिएशन करनी है, तो डिफरेंशिएशन में हम लोग टर्म d यूज़ करते हैं, स्मॉल d, that is small change in temperature. So small change in temperature will be 0 in isothermal process, small change in pressure will be 0 in isobaric process, small change in volume will be 0 in isochoric process, small change in heat will be 0 in adiabatic process. Now our next two processes, reversible and irreversible process. तो ये तो आप लोग 6th क्लास से करते आ रहे हो. राइट डाउन रिवर्सिबल प्रोसेस, अ प्रोसेस in which the steps which are carried out to get a product can be reversed is known as a reversible process, or we can say a process where driving force and opposing force differ only slightly and all the changes taking place in the direct process can be reversed by changing the opposing force, and work obtained during the reversible process is maximum. ये याद रखना, वर्क डन मैक्सिमम होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, और ड्राइविंग फोर्स क्या होती है. फॉर एग्जांपल हमें मूव करना है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. ओके, हमें कोई रिएक्टेंट दिया हुआ है लाइक फॉर एग्जांपल ए, और हमें प्रोडक्ट बनाना है बी. ठीक है, तो ए से बी जाने पे हमें जो ड्राइविंग फोर्स लगेगी उसी के अपोजिंग फोर्स उसके ऑपोजिट होगी. तो जब ये दोनों फोर्सेस, इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी फर्दर कन्वर्ट हो सकते हैं. उस टाइम पे इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, और एट दैट टाइम द प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस. और इस टाइम पे जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ भी जाना है और फिर वापस यहाँ भी आना है, राइट. The second one is irreversible process, or the last process, a process which is carried out rapidly and all the changes taking place in the direct process cannot be reversed is called as an irreversible process. Work obtained during irreversible process is less than the reversible process. So by this I finish my this lecture here. और आपके लिए एक मैंने क्वेश्चन दिया था डिफरेंस बिटवीन दैट एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और सेकेंड क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए डिफरेंस बिटवीन
रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें भी कम से कम 3 पॉइंट लिखना। एंड या डिफरेंस शुड बी इन पार्टीशन फॉर्म। सो आई फिनिश माई दिस लेक्चर हेयर। सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट टॉपिक। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड thank you for watching my lecture. See you in the next lecture. Till then, keep learning. Bye bye.